दोस्तों, 14 अप्रैल 2023 बाबा साहब की 132वीं जयंती सारी दुनिया के कोने-कोने में बसे लोगों ने अलग-अलग तरीके से मनाई और उनके प्रति अपना अभिवादन व्यक्त किया। जो इस बात का संदेश है कि बाबा साहब के विचार, उनके तत्व सिर्फ एक देश के लिए ही नहीं, बल्कि उनके विचार सारी दुनिया में फैली असमानता, गुलामी और अज्ञानता में जीवन बसर करने वाले करोड़ों लोगों के लिए उस सूर्य के प्रकाश के समान है जिनके जीवन का अंधेरा छटने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे भी आज सारी दुनिया इंटरनेट और डिजिटल क्रांति के बाद एक छोटी सी बस्ती में परिवर्तित हो गई है और ऐसा लगता है हजारों मील दूर रहकर भी हम अगल बगल में बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बार बाबा साहब की जयंती पर सैकड़ों विचारवंत एक मंच पर एक साथ खड़े हुए और बाबा साहब के जयंती का यूनिवर्सल इक्वालिटी डे के रूप में मनाया गया, जो झूमाथॉन के माध्यम से पॉसिबल हुआ। वैसे तो पहले से ही दुनिया के कई देश उनके जयंती को समता दिवस या इक्वालिटी डे के रूप में मनाते आए हैं, मगर इस बार एक अनोखा प्रयोग किया गया और बाबा साहब के जयंती पर उनके विचार, उनके तत्वों पर दुनिया भर के सैकड़ों विद्वानों द्वारा ऑनलाइन मंथन किया गया और उन विचारों को सिर्फ भारत तक सीमित ना रखकर वे किस तरह सारी दुनिया के दबे कुचले लोगों के लिए स्फूर्तिदायी हो सकते हैं और उनकी समानता के लिए, उनकी गुलामी खत्म करने के लिए किस तरह प्रासंगिक होकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए चर्चा सत्र का आगाज किया गया। जिस तरह पृथ्वी 24 घंटों में अपना एक चक्कर पूरा करती है, उसकी गति को ध्यान में रखते हुए इस चर्चा सत्र में पृथ्वी के हर महाद्वीप के देशों से विचारवंतों का सहभाग हुआ और जो 24 घंटे चला। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर जेनिक रेडॉन के पहल और मार्गदर्शन में यूनिवर्सल इक्वालिटी डे का जो आयोजन हुआ, जो काफी सफल हुआ और यूएन में हुए कार्यक्रम में प्रोफेसर जेनिक रेडॉन के द्वारा घोषणा की गई कि भले ही यूएन 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पर यूनिवर्सल इक्वालिटी डे के रूप में मनाए, फिर भी झूमेथॉन जैसा बाबा साहब के विचारों को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयोग हर साल यूं ही होते रहेगा। मुझे भी इस आयोजन में शरीक होकर अपने विचार इस जागतिक मंच के द्वारा दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिला, जिसके लिए मैं आयोजनकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिसमें सारा संभाषण सभी को समझने वाली भाषा अंग्रेजी में हुआ, तो जाहिर है मैंने भी अंग्रेजी में अपने विचार रखने का प्रयास किया। भारत के कुछ हमारे मित्र जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, वे भी इसमें सम्मिलित हुए थे और उनका मुझसे व्यक्तिगत अनुरोध था कि मैंने क्या कहा उसे हिंदी में बताए। तब इतने पूछने वाले लोगों तक मेरा भाषण पहुंचाने के लिए कोई तिकड़म करने से बेहतर मैंने सोचा कि मेरे अंग्रेजी के भाषण को हिंदी में ट्रांसलेट करके यूट्यूब के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाऊं। साथ में बाकी मित्रगण भी इस आयोजन के बारे में जानेंगे, इस आशा के साथ यूनिवर्सल इक्वालिटी डे पर दिए गए मेरे भाषण का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है, जो इस तरह है। सुनने वाले सभी भाइयों बहनों, दोस्तों तथा सभी पैनलिस्ट को आज के इस महान दिवस पर जय भीम। आज के इस महान दिन हम सब युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब के जयंती को तो मना रहे हैं, उसी के साथ उनके विश्वव्यापी तत्वों को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग ये मानते हैं कि महान इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं, मगर उनके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। मगर इसके विरुद्ध बाबा साहब का कथन था कि महान इंसान के साथ उसके महान विचार भी खत्म हो जाते हैं अगर उन विचारों पर चलने वाले और उन विचारों के प्रचारक अगर नहीं रहते हैं, तब जाकर। आज का दिन इसलिए ज़्यादा प्रासंगिक है कि विश्व का कल्याण करने वाले उनके महान विचारों को खुद आत्मसात करने के साथ वह विचार उन अति दुर्लक्षित लोगों तक पहुंचाए जो आज भी गुलाम है, मगर उन्हें गुलामी का एहसास नहीं है और अज्ञानतावश वे आज भी असमानता का जीवन जी रहे हैं। असमानता नापने के लिए दुनिया में कोई तराजू नहीं है, इसलिए उसे तोला नहीं जा सकता है, मगर उसे महसूस किया जा सकता है और हर कोई उसे महसूस कर सकता है, बशर्ते वह अपने आप को भुलाकर मानवतावादी सोच रखे। तो हर किसी को असमानता अपने घर के अगल बगल में ही दिखनी शुरू हो जाएंगी।
अक्सर अवसरवादी लोग ही असमानता को पालने पोसने में विश्वास रखते हैं और उन अवसरवादियों से खुद बचना या उनके विचारों से साधारण इंसानों को बचाना आज की जरूरत है और इसलिए ही हम इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। मोटे तौर पर असमानता को सिर्फ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक स्वरूप में ही जाना जाता है या देखा जाता है, क्योंकि यह सारे शब्द इंसानी समाज और उनकी ज़रूरतों से जुड़े होते हैं। इसलिए पहले हमें यह समझना होगा कि असमानता क्या है और कैसे पैदा हुई। जब तक इसके तह तक नहीं जाएंगे, यह मुद्दा प्रश्न नहीं बनेगा और प्रश्न नहीं बनेगा तो कभी हल नहीं होगा। पहले तो असमानता ये कोई ब्रह्मांड से थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक मानव वंश शास्त्र की पृष्ठभूमि है। दुनिया के पहले आदि मानव जो कृत्रिम तरीके से तो नहीं बल्कि नैसर्गिक तरीके से जब अपने अपने भूभाग पर पैदा हुए होंगे और अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, तब वे सारे अशिक्षित होंगे। तब असमानता जैसी चीज से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा, क्योंकि उस प्रदेशों के लोगों के रंग एक समान होंगे, सभी की जरूरतें सीमित होंगी, सारी कृत्रिम शक्तियां सीमित होंगी, जनसंख्या कम होगी और एक से दिखने वाले एक ही भूभाग में रहने वालों का अतिक्रमणवाद से भी पाला नहीं पड़ा होगा। मगर जैसे ही इंसानी ज़रूरतें बढ़ी और वह एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए और दूसरों के प्रदेशों में दूसरे से दिखने वाले लोगों के अधिकार क्षेत्रों में अधिकार जमाने लगे, यही से इंसानी असमानता की शुरुआत हुई। क्योंकि इंसान जब एक जगह रहता है तो उसकी ज़रूरतें सीमित रहती है, मगर जैसे ही वह अधिक की अभिलाषा करता है तब वह दूसरों के अधिकार क्षेत्र के को हथियाने में लग जाता है। तब शक्तिशाली और शक्तिहीन यह दो कैटेगरी उत्पन्न होती है और धीरे धीरे कालांतर में मूल निवासी अपने ही देश में अपने ही भूमि पर दूसरे प्रदेशों से आए लोगों द्वारा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक तौर पर बंधनों में बांधे गए। उन्हें हर तरह से कमजोर करने का सिलसिला शुरू किया गया ताकि असमान व्यवस्था बनी रहे। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ के मूल निवासियों को एबओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है, अमेरिका के नेटिव अमेरिकन हो या साउथ अफ्रीका के मूल निवासी काले अफ्रीकन, वैसे ही भारत के ओरिजिनल मूल निवासी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी प्रवर्ग के लोग हैं। असमानता के स्वरूप भी उस देश के अनुसार बदलते रहे हैं। जहाँ गोरे गए वहाँ उन्होंने काले गोरे के आधार पर असमानता पैदा की या फैलाई। दुनिया में अतिक्रमणकारियों ने जैसे भी जमा उस प्रदेशों के मूल निवासियों को नस्ल, रूप, रंग, लिंग, जाति, धर्म के नाम पर कमजोर कर, कुचल कर उन्हें किसी न किसी आधार पर गुलाम बनाकर अतिक्रमणवाद को ही आगे सामंतवादी व्यवस्था में बदला गया। यह ऐतिहासिक सच है। जबकि सामंतवादी उस जगह मूल निवासी नहीं, अतिक्रमणवादी थे। उसी का परिणाम खान पान, कपड़े और जीवन यापन के हर पहलुओं पर बाहर से आए लोगों ने वहां के मूल निवासियों पर श्रेष्ठ और कनिष्ठता की असमानता लाद दी। जीतने वाले को श्रेष्ठ तथा हारने वाले को कनिष्ठ दर्जा मिला। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि जीतने वालों ने सारे अनैतिक तरीकों का सहारा लिया और हारने वाले नैतिकता से चिपके रहे। वे उनसे मानवतावादी सिद्धांतों से लड़ते रहे और अतिक्रमणवादी शातिर दिमाग से जीतते रहे, जिसका खामियाजा उन्हें गुलामी और असमानता को गले लगाना पड़ा। यही सारी दुनिया के धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकों का सार है और यह पुस्तकें शक्तिशाली लोगों का आदेश होती है, जिसका क्रियान्वयन अतिक्रमणवादी जीत की खुशी में तो दबा कुचला शक्तिहीन उसी की रट में अपनी आवाज भी जोड़ देता है। क्या करे, भूख उसकी प्राथमिकता है और रोटी शक्तिशाली के हाथ में होती है। भारत में असमानता का दंश इसलिए अलग और ज्यादा था क्योंकि यहाँ के मूल निवासियों पर रंग भेद की ही नहीं, अशिक्षित रखने की, अछूतों के कानों में खौलता पारा डालने की, कुछ बोला तो जबान काट डालने की, रास्तों पर चलने से लेकर कुएं से पानी ना पीने की, पैसा ना कमाने की, शिक्षा ना लेने की, कपड़े ना पहनने की, पक्का घर ना बनाने की, मीनारों और किलों के नींवों में जिंदा मूल निवासियों की नरबली देने की,
औरतों को सती के नाम पर जिंदा जलाने की, अछूत औरतों को स्तन पर कपड़ा न डालने की, वह तमाम लिखित बंदिशें भगवान के बनाए नियम के नाम पर डाली गई। इंसान के द्वारा बनाए गए नियमों से तो थोड़ी बहुत छूट मिलती भी होंगी, मगर भारत के मूल निवासियों को धर्म और भगवान के नाम पर गुलाम बनाया गया। और जिस भगवान को सोचने समझने की बुद्धि या बोलने के लिए मुंह ना रहा हो, वहाँ के हालात दुनिया से कई ज़्यादा अलग होने ही थे। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि असमानता के उगम स्थान को या जख्म को जब तक हम नहीं समझेंगे, उसका इलाज संभव नहीं है। कहने का मतलब, असमानता के लिए कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं, बल्कि दूसरे देशों और प्रदेशों से आए इंसानों ने ही उस देश या दूसरे प्रदेशों में जाकर वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाकर असमानता उन पर थोपी गई है। इसका मतलब, असमानता को पोषक अगर कोई बात हुई है, वह है मूल निवासियों का अशिक्षित रहना, थोपे गए ईश्वर और उनके चमत्कारों को मानना, और अतिक्रमणवादियों को एक होकर प्रतिरोध न कर कर गुटों में बटे होना, या अनेकों बार उन्हीं अतिक्रमणवादियों का साथ देना जो उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते। इस असमानता के विरुद्ध अमेरिका में मार्थिन लूथर किंग ने लड़ाई लड़ी, अब्राहम लिंकन ने गुलामों की लड़ाइयाँ लड़ी, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी, और भी अनेक देशों में समानता की लड़ाइयाँ आज भी जारी है। जहाँ गुलाम वैचारिक जंग करने में नाकाबिल है, वहाँ हथियारों से जंग शुरू है। कहीं पर आयरिश आर्मी लड़ रही है, तो कहीं पर कुर्दिश लोग लड़ रहे हैं, तो कहीं वहाँ के दूसरे दल अतिक्रमणवादी, सामंतवाद और मूल निवासियों के बीच की लड़ाइयाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भारत में भी टकराव बहुत था, मगर आज उसकी तीव्रता बहुत कम हुई है, और यह सब पॉसिबल हुआ बाबा साहब के कारण। सारी दुनिया के जंग में जकड़े समाज को आज इस मौके पर हमें बताना होगा कि जब भारत जैसा देश, जहां असमानता का ऐसा दौर था जो सारी दुनिया का सिरमौर था, और जो वैचारिक बदलाव हुआ है, वह तत्व सारी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि उन्हीं तत्वों से भारत के मूल निवासी लोगों को न्याय मिलने की प्रक्रिया शांति प्रिय तरीके से शुरू हुई। दुनिया की सबसे बड़ी भिन्न संस्कृतियों का देश, धर्मों का देश, भाषाओं का देश, अनिश्चित लोक संख्या वाला देश, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा देश, वहाँ कौन से विचारों से हर क्षेत्र में शांति संभव हुई? यह संभव हुआ भारतीय संविधान के कारण और उसे बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब के कारण। हालांकि अतिक्रमणवादी लोग अनेकों बार भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में मुखर हो जाते हैं, मगर फिर भी वे कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन यह स्थिति हरदम रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उनके विचारों को दुनिया तक ले जाने के साथ उनके तत्व भारत के हर दबे कुचले तक भी पहुँचे, और वह दबा कुचला इंसान उनके समतावादी विचारों का प्रहरी बने। यह सोचना भी आज के इस अवसर पर उतना ही प्रासंगिक है जितना उन्हें दुनिया तक ले जाना। जब से दुनिया बनी है, अनेक तत्ववेत्ता पैदा हुए और होते रहेंगे, मगर तत्व वही जिंदा रहेंगे या रखे जाएंगे जो मानवतावाद पर आधारित हो, जो तार्किक हो। आज तक किसी ने इस बात का ठोस सबूत नहीं दिया है कि कोई स्वर्ग नरक का चक्कर मारकर या देखकर वापस आ गया हो, मगर हमारे में हर किसी ने देखा है कि इंसान चंद्रमा पर गया है, मंगल पर गया है, और इसी रफ्तार से अगर प्रगति करते रहेगा तो एक दिन वह ऐसा भी साधन जुटा लेगा कि सूर्य का चक्कर लगाकर आ जाए, या पृथ्वी के जैसे ही किसी दूसरे ग्रह में जाकर रिश्ता बनाकर, मतलब शादी करके दुल्हन लेकर वहां से आ जाए, या हो सकता है वहीं पर शादी करके वहीं बस जाए। जैसे साइंस के लिए तर्क जरूरी है, वैसे इंसानी समाज को भी एकजुट और शांति से रहने के लिए मानवतावादी सामाजिक तत्वों की जरूरत होती है। हमारी इस दुनिया में वैचारिक भिन्नता के कारण कई युद्ध हमने देखे, जानवरों के जैसे कई मानव वंश समाप्त हो गए, क्योंकि सामाजिक तत्वों पर कपोल कल्पित धार्मिक तत्वों को थोपा गया था। इसलिए सत्य बताने वाले सुकरात को भी यूनान में मारा गया था। भारत जैसे देश की स्थिति तो उससे भी बदतर थी। यहाँ तो एक समाज के जिंदा इंसानों को जिंदा मानने से ही धर्म ने नकार दिया था। यहाँ पहले बुद्ध पैदा हुए, जिन्होंने धार्मिक पाखंडवाद से लोगों को मुक्त किया और साइंस पर आधारित मानवतावादी समतावादी तत्वों को लोगों के सामने तार्किक आधार पर रखा। लोगों को प्रभावित होता देख कालांतर में
बुद्ध के विचारों को स्थापित करने वाले बुद्ध भिक्खुओं का कत्लेआम किया गया और बुद्ध के विचारों को नेस्तनाबूद करने की भरकस कोशिश की गई और एक दिन भारत से बुद्ध विचारों को ही खत्म कर दिया गया क्योंकि उनके विचारों के प्रचारक समाप्त कर दिए गए थे। यह स्थिति फिर से ना आ जाए इसलिए भी हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सतर्क करना होगा। आज सरकार द्वारा इतिहास की पुस्तकें धड़ल्ले से बदली जा रही है। उन हारे हुए जुल्मी राजाओं का इतिहास पराक्रमियों के नाम पर हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हो सकता है सम्राट अशोक का इतिहास भी मिटाया जा सकता है। अगर हमारे पूर्वजों पर हुए जुल्म आगे नहीं पता चलेंगे तो बाबा साहब का संघर्ष कैसे आगे की पीढ़ियों तक जाएगा। औरंगजेब का इतिहास मिटाकर शिवाजी महाराज और उनके साथी, जिनमें मुसलमान भी काफी संख्या में प्रमुख पदों पर थे, उनके शौर्य को स्थापित करने के लिए किसका नाम जोड़ा जाएगा? यह भी एक प्रश्न आने वाले लोगों के सामने या पीढ़ियों के सामने रहेगा। बाबा साहब ने पहले चेतावनी दी है कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वह इतिहास नहीं बना सकता है। भारत को बुद्ध का देश कहा जाता था, मगर यहाँ भी बुद्ध की मूर्तियां मिलती थी। बुद्ध के विचार शासनकर्ताओं ने समाप्त कर दिए थे। बाबा साहब के कारण बुद्ध के विचार संविधान में लाए गए। आज संविधान के लूप होल ढूंढकर उस पर भी कुठाराघात किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आगे अतिक्रमणवादी बाबा साहब की मूर्तियां तो देश भर में बैठा दे, मगर उनके विचार, उनके तत्व हमें ढूंढने पर भी भारत में ना मिले और दुनिया बुद्ध के जैसे उनके विचारों को अपनाकर उन पर चले और भारत खुद अपना रास्ता ही भूल जाए। बाबा साहब के समतावादी विचार सारी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक है, मगर उसके साथ भारत में भी उन्हें और ज़्यादा सुदृढ़ करने की भी ज़रूरत है। बाबा साहब की समता, स्वातंत्र, बंधुता और न्याय पर आधारित तत्व प्रणाली ही दुनिया के हर व्यक्ति को सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता में पिरोकर यूनाइटेड नेशन के लिए विश्वव्यापी एकता का रास्ता आसान कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों, इतना कहकर यहीं पर मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। यह भाषण, हिंदी भाषण सुनकर जिनको भी कुछ लगता है कि उन्हें अपने विचार देने हैं या उन्हें कुछ कहना है, वे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में अपने विचार रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर देने की, भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू। जय भीम।